हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं ये जो सीबीएसई ने दिया है एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि एक पूरे के पूरे प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में दिया गया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है पर पेपर के फॉर्मेट में दिया है, सीबीएसई ने ऑफिशियली दिया हुआ है। अब साइट में कहाँ पर डाला है कहाँ नहीं डाला है उससे मतलब नहीं है, पर कुछ बच्चों ने ये सवाल पूछा कि सर क्या ये लेवल जो है एग्जाम में इस लेवल के सवाल आएंगे क्या? ये पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था कि हाई लेवल का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया था, बाद में उतना लेवल का नहीं आया। ठीक है, पर मैं आपको एक चीज दावे से कह सकता हूं कि वो बच्चे पिछले साल भी वो बच्चे जिन्होंने सीरियसली इन क्वेश्चंस को अच्छे से किया, ठीक है, टफ लगने के बावजूद भी प्रैक्टिस किया, उनको बोर्ड एग्जाम्स बहुत बहुत आसान गए उनके लिए। ठीक है, मतलब एक भी सवाल उनको ऐसा लगा नहीं कि यार मेरे को नहीं आएगा। पर वो बच्चे जिन्होंने बोला कि हाँ लेवल थोड़ा ऊपर है और उस चीज को वैसे ध्यान में रखते हुए सवाल किए ही नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वो प्रैक्टिस किए ही नहीं, तो जो माइंड है ना वो उस लेवल तक का, अगर उससे थोड़ा एक स्टेप नीचे भी अगर क्वेश्चन आया तो नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये देखो, ये एक बहुत ही जनरल सी बात है। जो लोग टीचर्स हैं वो इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो स्कूल में जो क्वेश्चंस का लेवल है, पहले से भी स्कूल में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा ऊपर ही देते हैं बच्चों को, ताकि वो थोड़ा तैयारी उस तरीके से हो सके। बहुत सारे टीचर्स अग्री करेंगे इस बात से। ठीक है, खैर जिसको जो बोलना है बोले, जिनको प्रैक्टिस करना है करे, और जिनको नहीं करना है, ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि नहीं यार सैंपल पेपर तो है ही नहीं, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये तो सीबीएसई हमेशा ऊपर के लेवल का देता है, ऐसा तो कभी एग्जाम में आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, डोंट डू इट। ठीक है, और जो लोग करना चाहते हैं विल स्टार्ट। ठीक है, साइंस का ये प्रैक्टिस पेपर है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। मैं पेपर इसलिए कहता हूँ क्योंकि पेपर का फॉर्मेट है। ओके, तो भाई देखो 3 घंटे का है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं, इंटरनल ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं हम, और सेक्शन ए का जो सवाल है भाई साहब, बहुत बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, PQ प्लस आर गिव्स PR प्लस Q। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंबॉलिक तरीके से दिया हुआ है, तो P और Q जो है मिलके PQ बने हुए कंपाउंड है, तो PQ प्लस R, ठीक है, गिव्स PR प्लस Q। तो यहां पर क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मार्किंग स्कीम हालांकि दी है, ठीक है, पर कई बार वो समझने में भी दिक्कत होती है, इसी वजह से बताना पड़ता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट ट्रू अबाउट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या दिया है पहले हेडिंग में ही देख लो। ठीक है, ऑप्शन A B C D उसके हिसाब से होगा। नेचर ऑफ R इन दी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि R जो है वो उसका प्रोडक्ट साइड में क्या नेचर रहेगा। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ PR एज कंपेयर टू, ये जो PR बना है वो PQ के कंपैरिजन में कितना स्टेबल है। ठीक है, ऑफ कोर्स नए कंपाउंड इसलिए बनते हैं ताकि वो पुराने वाले से ज्यादा स्टेबल होते हैं। केमिकल्स का नेचर ये होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना है। ठीक है, सो PR इज मोर स्टेबल देन PQ, ये तो पता है। ठीक है, तो मोर स्टेबल वाला कैटेगरी में से होगा, या तो ऑप्शन A आएगा या तो ऑप्शन C सही होगा। अब क्या बोला इसमें, तो ये वाला देख लो, नेचर ऑफ R इन दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में कभी भी देखो, कोई भी हम जब रिएक्टेंट्स लिखते हैं तो स्टार्टिंग वाली चीज क्या होती है। ठीक है, और सो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, तो आपको पता होना चाहिए। पहली वाली चीज हमेशा पॉजिटिव आयन होती है, नेगेटिव आयन जो है हमेशा दूसरी वाली चीज होती है, यानी पहला वाला कैटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है। तो R के बारे में पूछा है, R क्या होगा, एनायन होगा। तो एनायन और मोर स्टेबल, ये कॉम्बिनेशन, ये आपको ऑप्शन नंबर C जो है वो हो जाता है सही। ठीक है, इसके बाद आगे अगला सवाल देखते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर लिस्टेड बिलो, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो 4 टाइप्स है वो आपको दिए हैं। फिर क्या बोला है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग केमिकल। देखो मेरा बोलने का मतलब है कि ये टफ नहीं है, दिस इज नॉट हार्ड और डिफिकल्ट और सो, एक आध क्वेश्चंस में हो सकता है। कॉम्पिटेंसी ऐसा भी नहीं कि टफ है ये दिमाग में डाला, दिस इज नॉट टफ। जितने भी सवाल देखोगे ना, मैं तुमको एक आध ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जहां पर लगता है कि यार
इतनी फालतू चीज इतना घुमा फिरा के क्यों पूछा है? बस यही है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का मतलब। होगा बहुत ही लल्लू चीज, उसको घुमा फिरा के पूछा होगा इसीलिए कि वो बच्चा जो रट्टा मारा है ना वो उसका आंसर ना दे सके। बस इतना ही प्रिवेंट करना है। मेरे को लग रहा है सीबीएसई का यही एक रोल है कि उनको लग रहा है कि भाई वो बच्चे जो समझ के पढ़ रहे हैं उनको वो डिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, रट्टा मारने वाला जो है वो आगे जाके बहुत दिक्कत हो सकती है, वही चीज प्रिवेंट करनी है यहाँ पर। ठीक है, वो एटीट्यूड अभी से नहीं बिल्ड करनी, इसी वजह से ऐसा करा जा रहा है। ऐसे सवाल आएंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, सम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर सेम टाइप? विच टू ऑफ द फॉलोइंग? ये PQRS 4 रिएक्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा दो जो है वो एक जैसा है, मतलब वो सेम टाइप का है? तो आप देख सकते हो इसमें से इस कैटेगरी में ये 4 टाइप के दिए हैं ना। सो दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक बेसिक डिस्प्लेसमेंट की तरह दिख रहा है। दिस इज नॉट ऑफ, इन दोनों में से मैच नहीं कर रहा है। और ये अगेन इसको भी देखें तो ये अपना डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है कि P और Q, ये वाला रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट। P और S जो है अपना होगा, तो P और S का कॉम्बिनेशन इज आंसर ऑप्शन D। ठीक है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट और ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो P और S जो है ये सेम टाइप का हो गया। ठीक है, अगला है ओके, नीतू हैज 2 टेस्ट ट्यूब्स containing dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solutions but they are not labeled। ठीक है, तो यानी कि एक एसिड है और दूसरा बेस है। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में, पर उस पर लिखा नहीं है कौन सा क्या है। तो दो टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं, पता नहीं किसमें HCl है और किसमें NaOH है। ठीक है, अब क्या बोला है? एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब विल हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो इन तीनों में से कौन सा केमिकल जो है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा, पहचानने में हेल्प करेगा? तो इसमें आपको पता है कि भाई वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट वाला जो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला जो केमिकल होता है वो हमको हेल्प कर देता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बेकिंग सोडा की बात करूं, बेकिंग सोडा अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा कि बेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, पर ये जो बेसिक सॉल्ट है ये एसिड से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एफरवेसेंस निकलेगा उससे समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या हुआ? यस, बेकिंग सोडा अगर आप दोनों टेस्ट ट्यूब में डालोगे, एक टेस्ट ट्यूब जिसमें NaOH है वहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, जहां पर HCl है वहां पर वो झाग के साथ वो गैस एस्केप होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये हो गया 4th वाला। देखो, ज्यादा दिमाग, ज्यादा प्रैक्टिस तुमको ये MCQ यही वाले हिस्से में मेजॉरिटी वे में करनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनिया हैज aqueous solution of 3 salts: sodium acetate, sodium chloride, ammonium chloride in 3 test tubes. The test tubes are not labeled. On checking, she finds the pH of solution 4.6, 7.0 and 8.9. ठीक है, तो 3 टेस्ट ट्यूब में 3 केमिकल्स थे, पर उस पर कोई नाम लिखा नहीं हुआ था। तो सोनिया ने क्या किया, pH चेक कर लिया, और pH जो आया वो ये 3 नंबर्स है, रिस्पेक्टिवली नहीं है कि हाँ पहले वाले का ये है, दूसरे वाले का ये है। वो ये सवाल यहीं पर वो उसी के बारे में है। Which of the following correctly matches the salt with the respective pH? तो यहां पर अगर आप देखो तो सोडियम क्लोराइड ये आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl और स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। तो यानी कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। 7 हो गया pH। ठीक है, अब देखो सोडियम एसिटेट, ये एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट रहेगा, 7 से ज्यादा pH रहेगा। तो यानी सोडियम एसिटेट आपका ये हो गया। सो ये हो गया सोडियम एसिटेट, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, और ऑफ कोर्स अगर आप तीसरा वाला बोलोगे तो चाहे चेक भी कर लो, अमोनियम इज वीक, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस कैटेगरी में आ जाता है, और आपका
हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। तो आपका ये अमोनियम क्लोराइड जो है ये 4.6 वाला आ गया। तो 4.6 विल बी अमोनियम क्लोराइड, 4.7 विल बी सोडियम क्लोराइड, सो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और 8.9 विल बी सोडियम एसिटेट। आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया? एस। एस का मतलब क्या है ABCD में से? एस का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखें। सो द नेक्स्ट वन इज 5वां क्वेश्चन किधर गया? यस, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन आर्टिकल विद अ लेयर ऑफ जिंक। सही बात है, ठीक है ना। आयरन के ऊपर जिंक, आयरन या स्टील के ऊपर जिंक की कोटिंग करी जाती है, उसी को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, है ना, टू प्रिवेंट दी आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक है, सही बात है। द आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ जिंक कोटिंग इज क्रैश्ड एंड आयरन इज एक्सपोज्ड। तो आयरन इज प्रोटेक्ट, ये भी पता है अपने को, है ना, कि वो आयरन पिलर के बारे में इसमें हमने बताया था टेक्स्ट बुक में। सो विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन? इसमें से कौन सी बात जो है वो सही है, ठीक है, ट्रू है, वो आपको बताना है। अ गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, गैल्वेनाइजेशन हो गया, बस एक बार कोटिंग कर दिया तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। क्या लग रहा है? मतलब जिंक इसलिए कोट करते हैं कि भाई जिंक ऐसी चीज है जो ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा, या होगा ही नहीं, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीडेशन तो करेगा, लेयर बनाएगा ऑक्साइड का। तो यानी यहीं पे ये गलत पकड़ में आ गया। ठीक है, अगला है जिंक कोटिंग प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम। यस, इट प्रिवेंट्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम आयरन और एयर का या ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जो है वो रोकता है, मॉइस्ट ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके बाद क्या है? जिंक अंडरगोस करोजन मोर इजीली देन आयरन। यस, ये भी फैक्ट है, और इसलिए वो कोटिंग बना पाता है ना। तो ये दोनों सही है। क्यू आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है अपना। मूविंग टू द 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या दिया है देख लो। सो ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट हैपेंस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड? नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी आपका, है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास कौन आता है प्यूरिफिकेशन के लिए? देखो, पॉजिटिव में हम क्या रखते हैं? हम इम्प्योर मेटल रखते हैं, नेगेटिव वाले में प्योर फॉर्म रहता है। और वहां पर जैसे अभी मेटल, अगर मान लो हम कॉपर की प्यूरिफिकेशन की बात करें तो Cu2+ जो है वो यहां पर आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और उसके बाद यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन आ रहा है? पॉजिटिव आयन यानी कैटायन आ रहा है। ठीक है, मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल एटम, है ना, मेटल आयन गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एटम, वही चीज हो रही होती है। और अगर हम इसके एनोड की बात करें तो वहां पर क्या हो रहा होता है? मेटल एटम लूज इलेक्ट्रॉन, है ना, गिव द इलेक्ट्रॉन टू द एनोड एंड बिकम्स फ्री इन द फॉर्म ऑफ आयन। ठीक है, और वही फिर यहां पर आगे चिपक रहा होता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, सो सी 7th and 8th क्वेश्चन देखते जाओ। Metals are lustrous and shine, especially when their fresh cut surface are exposed. सही बात है, ठीक है, एकदम फ्रेशली कट मेटल रहेगा तो चमकदार रहेगा, है ना। सलमा कट्स pieces and compare the luster of freshly cut surface of metal of following metal। कौन सा मेटल को कट करके देखो यहाँ रखा गया है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है, आयरन है। द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ विच ऑफ दीज मेटल विल लाइकली टू लूज लस्टर? सबसे पहले फर्स्ट, तो यहाँ पर जो सबसे रिएक्टिव होगा उसमें सबसे जल्दी से उसका जो शाइन है वो चला जाएगा। भाई साहब, इसमें अगर हम देखें बहुत ही फट से समझ में आ रहा है कि सोडियम इज द आंसर। ठीक है, हमको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगा, कैटरीना ने मांगी, कार, स्कूटर, ऑल्टोज एंड फरारी, है ना, वो गया। उसके बाद कैटरीना ने मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, है ना, ऑल्टोज एंड फरारी। उसके बाद है 8th क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट्स? तो अपटेक ऑफ वाटर यानी प्लांट्स रूट से वाटर अब्सॉर्ब करता है, ऊपर जाता है, उसके बारे में जो फैक्ट है वो बताना है। इट अकर्स एट ऑल द टाइम ड्यू टू डिफ्यूजन, वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो होता नहीं, वाटर वाले केस में हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, है ना। At night when transpiration is low,
रूट्स डू नॉट टेक अप वाटर, लेते हैं ना वाटर, ऑस्मोसिस से हो रहा है प्रोसेस, ओके, ट्रांसपिरेशन से भी होता है पर ऑस्मोसिस से भी, एक नॉर्मल प्रोसेस से भी होता है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, और नाइट में भी एक और प्रोसेस है, रूट प्रेशर है जिससे हो रहा होता है वो इम्पोर्ट पानी का। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स इज बाई डायरेक्शनल, क्या पानी ऊपर की तरफ भी जाता है और नीचे की तरफ भी जाता है क्या? नहीं, इसमें हमने ये क्या पढ़ा है, यूनिडायरेक्शनल होता है। जो जाइलम से वाटर का फ्लो है वो सिर्फ रूट्स से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, यानी दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, और पहला वाला भी नॉट ट्रू था। अपना सही आंसर क्या है? बस ये है कि ऑप्शन नंबर बी है ना, यही आपके ऑप्शन है, उसमें एक ही पिक करना है। सो यस, वाटर एंटर्स द रूट ड्यू टू ऑस्मोसिस, सिंपल प्रोसेस, सिंपल फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। 9th क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये डायग्राम वायग्राम देख के डरना नहीं है, आसान है सवाल, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल रेफर टू द एक्सटेंट हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कब चेक करते हैं? कोरोना में देखा होगा भाई, ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट लगाते थे और अपन ऑक्सीजन चेक कर रहे होते थे। वैसे नॉर्मली भी चेक करते सैचुरेशन कितना है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन कितना पकड़ रहा है ना। सो इट रेफर्स टू एक्सटेंट हीमोग्लोबिन इज बाउंड टू ऑक्सीजन, हमारा बॉडी के, हमारे ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है कितना ऑक्सीजन को पकड़ रहा है हमारे हमारे लंग्स से, लेंस बोल रहे हैं। एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे, हाइट पे जाते हैं, ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, ऑफ कोर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, सुना होगा है ना। और इसी कारण कान नाक से ब्लीडिंग, वो सब चीज़ भी सुनी होगी प्रोसेस। सो बाहर का प्रेशर कम होगा और अंदर का ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर उसके हिसाब से नहीं दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल एज ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम हो रहा है, तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन का कंटेंट भी कम हो रहा है हाइट के, जितना हाइट पे जा रहे हो। और हाइट पे अगर जा रहे हैं, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है, तो उसका ग्राफ किस तरीके से होगा भाई? एज दी हाइट इंक्रीजेस, देखो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा? कम होते जाएगा ना। वही दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बाकी देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही ऐसा होगा कि भाई तुम हाइट पे जा रहे हो, ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम हो रहा है और तुम्हारा सैचुरेशन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, बाहर से ही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ना ही वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ग्राफ को बेसिक लेवल पे इंटरप्रेट करना आना चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड और मेथड्स आर यूजफुल टू प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन इवन व्हेन ओव्यूलेशन अकर्स। तो ओव्यूलेशन हो भी गया, फीमेल ह्यूमन फीमेल की बात हो रही है, ओव्यूलेशन अगर हो भी गया तो एग बन भी गया, तो फर्टिलाइजेशन को रोकने वाला तरीका कौन सा सबसे, मतलब कौन से तरीके यहाँ पर हैं जो, अब देखो PQRS के फॉर्म में दिया हुआ है, सर्जिकल ब्लॉकिंग, ठीक है, ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कॉपर टी, ओरल पिल्स, कॉन्डम्स। तो किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन रोकना है, स्पर्म को एग से मिलने नहीं देना है। तो अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, है ना। इससे भी वो ट्यूब ही ब्लॉक कर दिया जाएगा तो स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा। कॉपर टी भी स्पर्म को पहुंचने से वहां रोक रहा होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक रहा होता है, ठीक है। कॉन्डम्स का भी वही काम होता है। ओरल पिल्स कैटेगरी में तुमको NCERT में दिया हुआ है कि ये जो है ये ओव्यूलेशन को ही रोकने में कारगर होता है। तो यहाँ पर हमारा PQ और S जो है वो ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन को रोक सकते हैं, बट ओरल पिल्स जो है वो क्या करता है, दवाइयाँ जो गोली होती है, ओरल पिल्स होती है, वो बेसिकली क्या करती है, वो ओव्यूलेशन को ही रोक रही होती है। तो PQS अपना आंसर है, PQS का मतलब C हो गया ना। आगे नेक्स्ट इज 11 देख लो। इन कैटल हैविंग हॉर्न, सींग वाले जो गाय बैल होंगे, है ना, इज रिसेसिव ट्रेट। हॉर्न होना, सींग होना, ये रिसेसिव है और उसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया है। टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, नॉट हैविंग हॉर्न्स जो है वो क्या है, वो डोमिनेंट है, ठीक है। सो दिस इज रिसेसिव, ठीक है, एंड दिस इज डोमिनेंट। जो स्मॉल h है उसमें हॉर्न होगा और ये रिसेसिव है, ये ध्यान रखना। और हॉर्न ना होना ये डोमिनेंट है। तो कैपिटल स्मॉल पे कंफ्यूज मत होना, ये दिया है क्वेश्चन में भी।
व्हेन कैटल हैव हॉर्न्स आर क्रॉस्ड विथ कैटल दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स। तो सींग वाले को बिना सींग वाले से अगर क्रॉस ब्रीडिंग किया, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग हॉर्न्स आर इक्वल टू दोज ऑफ नॉट हैविंग हॉर्न्स। तो यानी कि जितने भी क्रॉसिंग किया तो उस टाइम पे हैविंग हॉर्न्स और नॉट हैविंग हॉर्न्स वाले क्या है, वो नंबर इक्वल है। तो नंबर इक्वल कैसे हो रहा है यहां पर देखो। तो अभी ये हो गया हैविंग हॉर्न्स और नॉट हैविंग हॉर्न्स, ठीक है। अब कौन सा वाला बोला है, रिसेसिव है। हैविंग हॉर्न्स जो है ना, वो क्या बोला है, हैविंग हॉर्न्स रिसेसिव है, स्मॉल एच वाला रिसेसिव है। तो हैविंग हॉर्न्स का एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिर्फ इसी जीनोटाइप में वो अपने आप को डिस्प्ले कर पाएगा, है ना, क्योंकि वो रिसेसिव है तो तभी डिस्प्ले कर पाएगा जब दोनों जीन सेम, दोनों अलील सेम है। व्हेन अब नॉट हैविंग हॉर्न की कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है कि भाई वो इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि ये डोमिनेंट है, और ऐसे में भी डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है। अब क्या यहां पर दिया है कि इनके जो ऑफस्प्रिंग में, पहले जनरेशन के ऑफस्प्रिंग दिखा रहा है कि भाई इक्वल नंबर है, विल हैव इक्वल टू नॉट हैविंग हॉर्न्स। तो अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करें, इक्वल नंबर कब पॉसिबल है, देखो इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, स्मॉल एच कैपिटल एच है ना, पहला विद सेकेंड, दिस विद दिस, दिस विद दिस, इसमें क्या होगा, हर कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रहेगा, इट विल बी दिस, यानी किसी को भी हॉर्न नहीं रहेगा। नॉट हैविंग हॉर्न्स डोमिनेंट है, तो ये वाला चीज तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट द केस। यहां पर क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। तो ये तभी पॉसिबल है जब इस वाले को इस कॉम्बिनेशन से कंबाइन किया गया। यू कैन ट्राई एंड सी, है ना, एच एच और कैपिटल एच और स्मॉल एच बराबर। तो अब क्या होगा, स्मॉल कैपिटल है ना, दिस विद दिस, सेकेंड विद फर्स्ट, सेकेंड विद सेकेंड। तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल कैपिटल है ना, स्मॉल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल स्मॉल। तो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा हैविंग हॉर्न्स वाला, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा नॉट हैविंग हॉर्न्स वाला। 50-50% चांस तभी है जब ये एक हेट्रोजाइगस है और एक होमोजाइगस रिसेसिव वाला है, ठीक है। सो अब उसके हिसाब से देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नॉट पॉसिबल। वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं, डोमिनेंट क्या था, कैपिटल एच, तो होमोजाइगस कहाँ है, मतलब दोनों कैपिटल एच तो है नहीं, तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। इसके बाद बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, बोथ पेरेंट्स हेट्रोजाइगस भी नहीं है, देखो ये दोनों सेम है, तो दिस इज होमोजाइगस, राइट। हेट्रोजाइगस मतलब दोनों कोड्स अलग अलग होने चाहिए, सेम है, तो ये भी गलत है। वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, यस, यहाँ पर एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। और अब चलते हैं 12th क्वेश्चन को, देखो, पेशेंट एक्स वॉज सफरिंग फ्रॉम पैंक्रियाटिक कंडीशन, पैंक्रियास का कोई दिक्कत हो रखा है, ड्यू टू विच द पैंक्रियास वॉज नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, ठीक है, तो उसकी वजह से पैंक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्टर लाइकली टू सजेस्ट टू सच इंडिविजुअल। तो डॉक्टर क्या कहेंगे ऐसे केस में, पैंक्रियास का फंक्शन से जुड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स। सो इंक्लूडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द डाइट, क्या डॉक्टर ये कहेगा कि भाई तुम्हारा पैंक्रियास ठीक नहीं है, ज़्यादा प्रोटीन वाला डाइट लो, या फिर ईटिंग अ डाइट विथ लो फैट कंटेंट, ठीक है, लो फैट वाला तुमको डाइट लेना है, या ईटिंग ओनली कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाओ, या फिर इंक्लूडिंग ओनली लिक्विड फूड, सिर्फ लिक्विड फूड खाओ। पैंक्रियास जो है वो क्या फंक्शन करता है डाइजेशन वाले पार्ट में, अगर हम देखें तो ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के एंजाइम रिलीज करता है। अब देखो, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पर प्रोटीन डाइजेस्ट स्टमक में भी होता है, बाय पेप्सिन काफी हद तक वो कर लेता है। तो और लाइपेज जो है वो फैट डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करने वाला मेजॉरिटी यही पैंक्रियास के थ्रू ही हो रहा होता है, ठीक है। तो यस, फैट का जो लो फैट वाले फूड को कंज्यूम कराना चाहेंगे डॉक्टर, क्योंकि फिर वो फैट डाइजेशन बहुत अफेक्ट होगा अगर पैंक्रियास की दिक्कत हो गई है। सवाल नंबर 13 क्वेश्चन देख लो यहां पर।
ओके, when an object was kept at position x in front of a concave mirror, concave mirror के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है, concave mirror ये है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है, and enlarged virtual image was formed. concave mirror के 6 केसेस होते हैं, आपको पता होगा, और वर्चुअल वो हमेशा मतलब 5 केस में रियल इमेज फॉर्म करता है, सिर्फ लास्ट वाले केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है. लास्ट वाला केस क्या होता है? when the object is placed between focus and the pole, है ना, फोकस और जो मिरर है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो. सो ऑफ कोर्स एनीवेयर बिटवीन दी पोल एंड दी प्रिंसिपल फोकस, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, उसी हिसाब से सवाल पूछा गया. ठीक है, अगला है 14 क्वेश्चन ऑफ फेस ऑफ मून. देखो मैं जो बोल रहा था ना कि वो घुमा के सवाल पूछने वाला, ये कोई पढ़ेगा तो लगेगा बाप रे, मतलब वो तो उसने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं था, ऐसा फील आएगा. पर देखो पहले इसको, अ फेस ऑफ मून, इसको जूम कर दूं क्या, ठीक लग रहा है, दिख रहा है. अ फेस ऑफ मून दैट इज विजिबल टू अस इज कॉल्ड नियर साइड. ठीक है, जो हमको दिख रहा है उसको नियर साइड बोलते हैं. चांद का वो हिस्सा जो हमसे हमारे पास है, हमारे मतलब हमारे को फेसिंग है, ठीक है, तो उसको नियर साइड बोलते हैं. एंड दी मून विच इज विजिबल टू अस, इनविजिबल टू अस इज अ फार साइड. जहाँ पे अभी चंद्रयान लॉन्च होके गया, ठीक है, तो वो वाला साइड जो हमको नॉर्मली नहीं दिखाई दे रहा होता वो फार साइड है. वॉट कलर वुड द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द फार साइड ऑफ द मून एंड वाई. तो मान लो कि जो एस्ट्रोनॉट, मान लो हमारे चंद्रयान से एस्ट्रोनॉट गए होते उस तरफ जहाँ पे वो भी लैंड, हमारा लैंडर जो है वो लैंड हुआ है चंद्रयान का, तो वहां पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट गया होता तो उस एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर क्या दिखता फार साइड में. तो भाई इसमें इतना लल्लू बनाया गया है कि भाई तुमको बता रहे हैं अच्छे से, हाँ, कि नियर साइड फार साइड समझो भाई, सवाल को अच्छे से समझो, बहुत जरूरी है समझना. और बाद में ये सोचो कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो हमने बेसिक पढ़ा है, तो कोई भी साइड में देखो, नियर साइड फार साइड, क्या फर्क पड़ता है? स्काई कैसा दिखेगा? एटमॉस्फेयर नहीं है तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा. अर्थ पे एटमॉस्फेयर है इसलिए तो वो स्कैटरिंग होती है और फिर वो ब्लू दिख रहा होता है ना. तो ऑफ कोर्स इट विल लुक ब्लैक एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून सनलाइट को स्कैटर करने के लिए. क्या बात है यार, देखो ऐसे सवाल पूछते हैं. ठीक है, तो फॉर श्योर तुमको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. सीबीएसई या कोई भी, मतलब सीबीएसई ने अगर एक मतलब 4 क्वेश्चन का भी कुछ दिया है ना, तुमको प्रैक्टिस करना जरूरी है. ठीक है भाई, वो कुछ तो सोच समझ के सवाल दे रहे हैं तुमको. ठीक है, और उनके जब पेपर बनेंगे, जब बोर्ड में एग्जाम में सवाल आएंगे, तो कहीं ना कहीं उस लेवल को, ठीक है, मतलब जब तुमने कर लिया होता है तब तुम्हारे सवाल बनने आसान हो जाते हैं. बस यही कोशिश रहती है. ठीक है, और सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं. अगला है, प्लांट रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन विच दे यूटिलाइज फॉर सेवरल पर्पसेस. ठीक है, प्लांट यूज एनर्जी जो अलग अलग कामों में यूज करता है. द एनर्जी यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोसेस, कौन सा वाला एनर्जी जो प्लांट ने यूटिलाइज किया है गेट्स ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. मतलब प्लांट से जो हर्बीवोर, जो प्लांट्स को जो भी घास फूस खाने वाले एनिमल्स हैं या हर्बीवोर्स हैं, या जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे, उनके पास जो एनर्जी जाती है वो कौन सी प्लांट की कौन सी सेक्शन वाली एनर्जी जाती है, कौन से प्लांट प्रोसेस की एनर्जी जाती है? ओनली ग्रोथ, यानी वो उन्होंने जो सनलाइट कंज्यूम किया प्लांट ने और ग्रोथ किया, सिर्फ वही वाली एनर्जी जाएगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, या ओनली रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्ट वाली जाएगी, जो उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हुआ, वो वाली एनर्जी जाएगी क्या नेक्स्ट लेवल में? ठीक है, या फिर ओनली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड रिप्रोडक्शन वाली एनर्जी जाएगी क्या, या ऑल ग्रोथ वाली, फोटोसिंथेसिस वाली, रेस्पिरेशन वाली, ट्रांसपोर्ट वाली, जो भी एनर्जी उन्होंने कंज्यूम, मतलब प्लांट प्रोसेस ने किए, प्लांट ने जो प्रोसेस किया, वो सारी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी क्या? तो इसके बारे में हमने बेसिकली पढ़ा है कि जो एनर्जी वो लोग ऑलरेडी खर्च कर चुके, ऑफ कोर्स वो थोड़ी ना नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, जो उनकी बॉडी में है,
जो उन्होंने स्टोर किया है ना, प्लांट ने अपने आप को ग्रो किया, तो जो ग्रो किया और वो ग्रोथ में जो एनर्जी स्टोर हुई है वही एनर्जी खा पी के अगले लेवल पे है ना, अगला लेवल लेके जाएगा। तो यानी ओनली द ग्रोथ वाला, यानी ओनली ग्रोथ वाला एनर्जी विल बी शिफ्टेड टू द नेक्स्ट लेवल। अब यहां पर 16th क्वेश्चन को देख लो। द एक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल टू द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। इसमें से ओजोन फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल इंपॉर्टेंट क्या है? ह्यूमंस, क्या हम ओजोन फॉर्म करते हैं? ऑक्सीजन खींचा, ओजोन दिया, ऐसा तो नहीं कर रहे, ठीक है। सनलाइट, यस, ओजोन इज फॉर्म बाय सनलाइट, तो ये हम टिक कर लेते हैं, आगे देखते हैं। ना ही कार्बन डाइऑक्साइड और ना ही ये CFC। सो आंसर ऑप्शन बी जो है वो आंसर है। अब यहाँ पर बेसिक MCQ हो गया, लेकिन अब क्या है वो, यस, असर्शन रीजन। सो पता है आपको कि ABCD कब बताया जाता है, तो ये देख लो। पहला वाला असर्शन दिया है, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू जिंक मेटल ऑन हीटिंग विद कार्बन, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में बदला जा सकता है कार्बन के साथ हीट करके। तो इसमें होता क्या है, कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें क्या बोला है, कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अगर कार्बन लेस रिएक्टिव होता भैया तो उसको हम क्यों यूज करते जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करके जिंक बदलने के लिए? तो यानी रीजन इज फॉल्स पर द असर्शन इज ट्रू। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, मतलब क्या हो गया अपना, यस, इसको हम लिख देते हैं C, ठीक है। इसके बाद अगला है, वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड अ सर्वाइवल एडवांटेज टू एन ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन से हमेशा सर्वाइवल एडवांटेज मिल रहा होता है। वेरिएशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट DNA कॉपिंग। वेरिएशन इनकरेक्ट DNA कॉपिंग से होता है। बताइए बताइए, इनकरेक्ट DNA कॉपिंग से होता है, सही लग रहा है? यस, DNA कॉपिंग में कहीं ना कहीं एरर होता है, उस वजह से होता है। वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड दी सर्वाइवल एडवांटेज। अब मैं चाहूंगा कि ये जो है ना, ये आप थोड़ा जाके मार्किंग स्कीम देखो, ठीक है, और थोड़ा सा कष्ट करो और बताओ। जिनको आंसर पता है कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे असर्शन रीजन में नेक्स्ट है, आयन फाइलिंग स्कैटर्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, in plane perpendicular to the length of the conductor arrange themselves in concentric circle। yes, तो वायर के अराउंड में जिसमें करंट है उसके अराउंड में आयन फाइलिंग्स अपने आप को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेता है। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, ये बात भी सही है। आयन फाइलिंग्स कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स में अरेंज करता है, ये बात भी सही है। पर ये बात उस बात को कोई आंसर नहीं कर रहा। दिस इज नॉट द रीजन फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो यानी कि दोनों चीजें सही है बट नॉट द रीजन। तो दिस इज, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन बी। असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। और यहाँ पर आखिरी वाला दिया हुआ है, ओमनीवोर्स रिसीव 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल बिलो देम। ओमनीवोर्स यानी कि हम हो गए जो लगभग हर चीज कंज्यूम करते हैं, ह्यूमंस हो गए, है ना। तो ओमनी मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी ईट, है ना, वेज नॉन वेज सब। रिसीव 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल बिलो देम, ये बात सही है। वो तो 10% रूल के हिसाब से हर लेवल जो है, हर एक कंज्यूमर अपने पिछले लेवल से या अपने नीचे वाले लेवल से 10% एनर्जी लेता है, ये बात सही है। रीजन क्या दिया है, ओमनीवोर इज ऑलवेज इन द ट्रॉफिक लेवल जस्ट अबाउ द हर्बीवोर्स। पॉसिबल नहीं है। ओमनीवोर्स तो भाई कार्निवोर वॉर्निवोर को भी कंज्यूम कर रहा तो होता है, मतलब ऐसा तो नहीं हम सिर्फ हर्बीवोर्स को के थ्रू ही हमको एनर्जी मिल रही होती है। तो दिस इज नॉट सीमिंग ट्रू, पर असर्शन जो है वो सही लग रहा है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यहां पर आ जाएगा सी, ठीक है। ये वाला आंसर आप बताओगे, दिस इज योर होमवर्क, कमेंट करके बताओ, ठीक है, क्या लग रहा है। और उसके बाद अच्छा, SST का भी जो हमारा सोल्यूशन है इसका वो डिस्कस हुआ है, पेपर डिस्कस हुआ है या पेपर क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, तो आप चेक कर लेना, शुभम सर ने करा हुआ। मैथ्स का भी आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 26। ये आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है, क्विक डिस्कशन हो जाएगा इसमें। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मैं आपको ना यहाँ पर बताता जाऊंगा, दिमाग में ईजी होता जाएगा। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग पोटेशियम मेटल अंडर केरोसिन।
पोटेशियम को केरोस, देखो क्या बढ़िया तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, दिमाग चल रहा है, हाँ इक्वेशन लिखना है। फिर क्या बोला है, पोटेशियम केरोसिन, पोटेशियम केरोसिन का कौन सा इक्वेशन है, पर यहां पर ध्यान से देखो, दैट इज प्रिवेंटेड, वो रिएक्शन जिसको प्रिवेंट करने के लिए केरोसिन में डाला है पोटेशियम को। तो पोटेशियम को अगर केरोसिन में नहीं डाला तो क्या होगा, पोटेशियम यानी के केरोसिन में नहीं डाला तो क्या होगा, केरोसिन में नहीं डाला तो भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो दिस इज दैट रिएक्शन, राइट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज प्रिवेंटेड, तो ये कौन सा रिएक्शन है जो प्रिवेंट हुआ, व्हाट इज दिस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो प्रिवेंट हुआ है यहां पर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम। इसके बाद अगला देखो, रवि कल्टिवेटेड मस्टर्ड, तो रवि जो है वो राई उगा रहे। ठीक है, अ प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, तो मस्टर्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर कैरी करता है ऑन हिज फार्म। हिज प्लांट वेर डिसीज ड्यू टू जीन डिफेक्ट, ठीक है, तो उनके प्लांट्स जो है वो जीन डिफेक्ट की वजह से डिसीजेस हो रहे थे मस्टर्ड प्लांट में, राई वाले प्लांट में, देयरफॉर हैड रिड्यूस्ड यील्ड, उससे प्रोडक्शन कम हुआ। रवि रिमूव द स्टेमिन फ्रॉम द डिसीज्ड प्लांट, ठीक है, डिसीज प्लांट में से स्टेमिन निकाला, एंड ऑल्सो प्लांटेड फ्रेश डिसीज फ्री मस्टर्ड प्लांट वेयर ही रिमूव द पिस्टिल। ठीक है, तो जो डिसीज प्लांट है उसमें से स्टेमिन निकाला और कुछ दूसरे डिसीज फ्री प्लांट लगाए जिसमें से पिस्टिल निकाला। ठीक है, मतलब एक में से मेल पार्ट निकाला और एक में से फीमेल पार्ट निकाला। तो अब वो क्या चाहते हैं कि भैया क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो और कुछ वेरिएशन आए और जिससे कि ये डिसीज खत्म हो सके। सो हाउ विल रवीज स्ट्रेटेजी हेल्प इन इंप्रूविंग, तो वही यहां पर दिया हुआ है आपके आंसर की में कि यस, क्रॉस पॉलिनेशन, ही इज प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन सो दैट द न्यू वेरिएशन इरेडिकेट्स द डिसीज, है ना, फ्रॉम द मस्टर्ड प्लांट। ओके, वो डोमिनेंट रिसेसिव का खेल होगा और फिर वो जो डिसीज है उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा। यहां पर अगला सवाल देख लो, 23rd क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ प्लांट एक्स वॉज एंक्लोज इन ग्लास, ठीक है, ग्लास जार विथ सम लिजर्ड्स। तो एक प्लांट है एक्स, उसको एक ग्लास जार में रखा है कुछ छिपकलियों के साथ, और फिर अ सिमिलर प्लांट वाई, ऐसा ही एक प्लांट वाई एक दूसरे ग्लास जार में रखा है लेकिन बिना किसी छिपकली के साथ। बोथ दी जार्स आर केप्ट अंडर द सेम लाइट कंडीशंस, दोनों उतनी ही लाइट कंडीशन में दोनों जार्स को रखा, बस फर्क ये है, एक है कि एक्स वाले में छिपकलियां हैं और वाई वाले प्लांट जार में कुछ भी नहीं है। ठीक है, विच प्लांट इज लाइकली टू फोटोसिंथेसाइज मोर एंड वाई, तो वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो गई जहां लाइट ज्यादा होगा, लाइट तो दोनों में सेम है, तो फोटोसिंथेसिस और क्या चाहिए होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। लिजर्ड कंडीशन क्या करेगा, एक में जो एक्स वाले में है उसमें लिजर्ड जो है वो CO2 रिलीज करेगा बाय रेस्पिरेशन, तो जहां CO2 ज्यादा है वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, तो एक्स वाले में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा बिकॉज लिजर्ड्स आर डूइंग रेस्पिरेशन, दे आर गिविंग आउट दैट कार्बन डाइऑक्साइड जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और एक चीज क्या दी है देखो, प्रोटीन यूरिया इज अ कंडीशन, प्रोटीन यूरिया इज अ कंडीशन in which significant amount of protein can be detected in urine, मतलब यूरिन में प्रोटीन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या फिर यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, which process in the nephron is likely to be affected, क्यों हो रहा है भाई कि यूरिन में ही इतना सारा बॉडी का प्रोटीन कैसे निकल जा रहा है। हमारे किडनी में, हमारे नेफ्रॉन में, किडनी में जो नेफ्रॉन है वहां पर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है ना कि जिससे वापस जो यूरिन में जो प्रोटीन जा रहा है उसको पकड़ लिया जाता है। Yes, that is ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट थिंग इज अफेक्टेड हियर, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, मूविंग टू द 24th क्वेश्चन, सर्च मिरर्स आर मिरर्स दैट आर यूज्ड टू लुक द हिडन ऑब्जेक्ट्स अंडरनीथ द कार एज शोन। देखा होगा मॉल्स वॉल्स में जाते हैं या कहीं पे ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी इस तरीके से कार के नीचे ऐसे मिरर डाल के, और नीचे कहीं बम तो फिट नहीं किया है कुछ ऐसी चीज, तो वो डिटेक्ट किया जाता है ऐसे। ठीक है, द हिडन ऑब्जेक्ट्स आर इजीली स्पॉटेड एज द मिरर प्रोवाइड्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, विच टाइप ऑफ मिरर आर जनरली यूज टू मेक सर्च मिरर्स, तो कौन सा मिरर होगा जो वाइडर व्यू देता है
ऑफ कोर्स वी नो दैट कि ये वाला मिरर होता है वो, ठीक है, जो ज्यादा फील्ड व्यू हमको दे रहा होता है। ये कौन सा मिरर है भाई? दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। ये कॉन्वेक्स मिरर है जो वाइडर व्यू देता है, जो डिमिनिस्ड लेकिन वाइड व्यू देता है लेकिन थोड़ा डिमिनिश साइज रहती है, ठीक है ना। सो ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ, राइट। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो यहाँ पर कौन सा किस तरीके से इमेज फॉर्म होता है वो देख लो। तो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से ये रे गया, और दूसरा तो इस तरीके से डिमिनिश इमेज जो है ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैनर में फॉर्म हो रहा होता है यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देना है। इसके बाद रम्या वांट्स टू मेजर, हाँ जी रम्या जी आ जाइए। रम्या वांट्स टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट एज शोन, ठीक है। तो यहाँ पर करंट मेजर करना है। देखो यहाँ क्या दिया है, कुछ रेजिस्टेंस, बल्ब, ठीक है, एमीटर, बैटरी, वोल्टेज दिया हुआ है, ओके, ये मेजर करना है उनको। विच अमंग द फॉलोइंग 4 एमीटर्स, तो यहाँ पर 4 एमीटर दिए हैं PQRS, जिनका मिनिमम और मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकते हैं वो रेंज दिया हुआ है, ठीक है। शो योर कैलकुलेशन, तो यहाँ पर कौन सा वाला एमीटर जो है वो यूज करेंगे और कैलकुलेशन के थ्रू बताना है। तो भाई पहले हम देख लेते हैं करंट कितना ये प्रोड्यूस करेंगे, उस हिसाब से हमको एमीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो लेट अस सी, पहले क्या कर लो, देखो वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है, स्कैटर्ड। पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ये दोनों को मिला लेते हैं। सो 1/8 प्लस 1/4, ठीक है। सो इंटू 2 डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो कितना हो गया, 1 + 3, 1 + 2 इज 3, सो 3/8 इज 1/RP। तो RP कितना हो गया, RP इज इक्वल टू 8/3, ठीक है। यानी यहाँ का रेजिस्टेंस हो गया 8/3 और उसके साथ में ये जो है ये सीरीज में लगा हुआ है। सो 8/3 + 2, 8/3 + 2 यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 × 6 + 8 इज 14/3 हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तुम्हारा वोल्टेज है, तो V = IR कर लो, I = V/R हो जाएगा, है ना। V कितना है 12, R कितना है 14/3, तो ये हो जाएगा 12 × 3/14 हो गया, सही है। 3/14, 2 6 2 7 बराबर है 6 3 18, 18/7। तो लगभग कितना होता है, 7 2 14, 4 बचा, 7 5 35, सही है ना। सो यस, तो यहाँ पे तुम्हारा 2.5 एम्पियर के अराउंड में करंट आ रहा है। तो करंट अगर तुम्हारा 2.5 एम्पियर के अराउंड में आ रहा है तो इसमें से कौन सा, आप देखो ये मिली एम्पियर, 0 से 1 मिली एम्पियर, ये तो सवाल ही नहीं, मिली एम्पियर तो काम ही नहीं होगा, अपने को एम्पियर में चाहिए। 0 to 1 वाले में काम नहीं होगा क्योंकि 2.5 है, तो यू विल हैव टू यूज दिस एस, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखो, ये MCQ में भी आ सकता था, ये क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता था, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता आंसर, है ना। MCQ में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, याद रखना। इसके बाद है a helical coil whose length is greater than its diameter is connected to the battery as shown, ठीक है। तो वैसे ये मैग्नेटिक इफेक्ट का है, पर देख लो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो कि ये 2 पॉइंट्स हैं P and Q, ठीक है, इनसाइड दी कॉइल, और यहाँ पर करंट पास किया गया है, ओके। तो इसमें जब करंट पास किया गया है तो ये 2 पॉइंट्स पे क्या पूछा है, देखो, हाउ डज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड एट Q। P और Q का मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा इन कंपेरिजन, तो ये क्या रहेगा, आपस में सेम रहेगा, क्योंकि इनसाइड द कॉइल कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो याद रखना वो पैरेलल होती है, इक्विडिस्टेंट होती हैं, और इसके लिए इक्वल मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे P और Q पे। और अगला क्या है, स्टेट 1 वे इन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज। तो एक यहाँ पर तुमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है। 2 तरीके से कर सकते हैं वैसे तो, मतलब अगर देखा जाए इजी तरीका जो है
उसमें करंट को बढ़ा के भी कर सकते हैं, फील्ड को बढ़ा सकते हैं, करंट को चेंज करके भी, करंट को कम किया तो फील्ड कम हो जाएगा और करंट को ज़्यादा किया तो फील्ड बढ़ जाएगा। तो करंट से हो सकता है करंट वेरी करके, और दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स को भी अगर कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, बढ़ाया टर्न ज़्यादा कर दिया तो फील्ड जो है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स को वैरी करके और करंट को वैरी करके ये काम किया जा सकता है। 26 क्वेश्चन को देखते हैं। सो 26 क्वेश्चन यहाँ पर है, शोन बिलो आर 2 फूड पिरामिड्स। ये एक देख लो, यहाँ पर देख लो। तो ये लैंड इकोसिस्टम का बताया, टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के लेवल पे है। ठीक है, एक्वेटिक में उल्टा दिखाया है कि फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं छोटे छोटे, फिर जू पैंक्टम्स जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, छोटे छोटे जो फिश या कुछ रहते हैं, फिर स्मॉल फिशेस उसके ऊपर आ गया, फिर बिग फिश आ गया। पर यहाँ पर गड़बड़ी ये लग रही है कि उल्टा बनाया है पिरामिड। ठीक है, इसमें ये दिखाया कि सबसे ज्यादा एनर्जी ये बेयर कर रहा होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देखो क्या दिया है, pyramid representing the land ecosystem is traditional with producers being greater in mass than the primary consumer and so on. Sometimes in aquatic ecosystem an inverted pyramid exists. Here the total मतलब कहीं कहीं पे ये exist करती है। ठीक है, ऐसा बताया है। Here the total mass of phytoplanktons, इनका मास जो है, ठीक है, is smaller than the consumers, मतलब इनसे स्मॉलर देन दी टॉप कंज्यूमर्स। इनके मास के कंपैरिजन में इनका मास कम रहेगा अगर कहीं पे तो उसके ऊपर सवाल पूछा है। सवाल क्या है, विच लेवल इज लाइकली टू हैव द मोस्ट, एक मिनट, ठीक है, विच लेवल इज लाइकली टू हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सच एक्वाटिक इकोसिस्टम। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से लेवल पे होनी चाहिए, सबसे नीचे वाले पे, तो फाइटोप्लैंक्टन्स इस वाले में भी सबसे ज़्यादा एनर्जी नीचे ही होनी चाहिए। तो ये जो है ऐसा अगर रहेगा तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, सो गिव द रीजन टू योर सपोर्ट योर आंसर। तो नीचे सबसे ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए बिकॉज पूरा का पूरा एक्वाटिक लाइफ उसी फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसी को छोटी मछली खाएगी और छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी। सच एक्वाटिक इकोसिस्टम जो उल्टा ट्राइंगल दिखाया था इज अनस्टेबल। ठीक है, दैट विल बी अनस्टेबल, और इफ दैट इज हैपनिंग इन एट सम प्लेस, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर इट विल दैट इकोसिस्टम विल वैनिश। वहां पर जो है अगर प्लांट्स ही खत्म हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स ही खत्म हो गए, तो ऊपर के सारे जो लेवल्स है वो भी धीरे धीरे वैनिश होते जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेक्शन सी आ गया 27 से 23 क्वेश्चन। सो देख लो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो पॉज करके, इफ यू हैव नॉट ट्राइड तो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इक्वल साइज्ड बार, यहां पर एल्यूमिनियम का दिया है, यहां पर आयरन का दिया हुआ है। ठीक है, आर एक्सपोज टू एनवायरमेंट एज शोन बिलो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे बीच में लाइन बनाई है। ठीक है, तो ऊपर वाला सरफेस एक्सपोज है, बीच में एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर। विच ऑफ देम इज लाइकली टू करोड टिल द लेवल मार्क्ड, मतलब कौन जल्दी करोड़ करके यहां तक पहुंचेगा, ऊपर से नीचे की तक पहुंचेगा। लेवल मार्क्ड बाय द लाइन फर्स्ट। ठीक है, जस्टिफाई योर, तो इसमें से कौन से वाले एल्यूमिनियम में होगा या इसमें होगा, कौन से वाले में पहले करोजन फटाफट यहां से लेके नीचे तक बीच में तक जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें सिंपल सी बात है, ऐसे लगने में ये लग सकता है कि एल्यूमिनियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो उसमें होगा, पर होता यह है कि एल्यूमिनियम एक बार ऑक्साइड लेयर बना लेगा तो बाहर से फिर ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगा, तो वो फर्दर ऑक्सीडेशन रोक लेगा एक बार ऑक्साइड लेयर बन गया तो। पर आयरन में क्या होता है कि रस्ट जो फॉर्म होता है ना, वो फ्लेक्स की तरह निकलते जाता है, तो वो जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का वो कंटिन्यूअस अंदर चलता ही जाएगा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आयरन में जाएगा। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम बोल रहे थे ये उनके लिए है कि भाई इसमें आंसर ये है कि ऑक्साइड लेयर बनने के बाद यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ठीक है, अगला है 28 क्वेश्चन देख लो। सो 28 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सम मेटल इज गिवन, जो आपको दिख रहा है PQRS से लेके यहाँ पर दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया हुआ है। आइडेंटिफाई एनी टू पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट विल रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल से नॉन मेटल में होता है, तो एक मेटल होना चाहिए, दूसरा नॉन मेटल। इसमें से देखो ये तो नोबल गैस से लग रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ मेटल, ये मेटल हो गया। ठीक है, ये वाला मेटल हो गया, है ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 1 या 2 या 3।
और बाकी यहाँ पर नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो आप ये कह दो क्यू यू से बनेगा, है ना, पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, याद रखो पहला मेटल दूसरा नॉन मेटल, ठीक है। या तो टी यू से बना दो, या टी को हम आर से बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो पेयर पूछे हैं, और भी हो सकते हैं। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय, अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है अब। तो अब Q के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो Q+1 चार्ज फॉर्म करता है, ठीक है। और U के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो U जो है -7 फॉर्म करता है, सॉरी -1 फॉर्म करता है। तो ये 1 और 1 ही है, तो इसका फॉर्मूला QU ही होगा, है ना, 1 क्या ही बनाएगा वहां पर। और T और R की बात करें तो T का है 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, तो T 2+ फॉर्म करता है, और R की T R के साथ ना R जो है 2,6 है, 6 से मतलब 2 एक्सेप्ट करने वाला, यानी R 2- फॉर्म करता है। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 2 1 एंड दिस विल ऑल्सो TR। हाँ, अगर मैं T को U से फॉर्म कर रहा हूँ तो Q से R को फॉर्म कर रहा हूँ, तो क्या फॉर्मूला बनता, कमेंट करके बताना, ठीक है। आगे, अच्छा ये हमने कर लिया है, आगे देखें। ऑलराइट, a metal X is obtained from its chloride salt by exposure to sunlight। अच्छा, मेटल X कौन सा होगा भाई, क्लोराइड सॉल्ट से सनलाइट, ये तुमने AgCl पढ़ा है ना यार, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो यहाँ क्लोराइड बोला तो ये आ जाएगा। इन विच सेक्शन ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मेटल, ये जो मेटल्स है टॉप में, बॉटम में, मिडल में, ठीक है, ये मेटल जो भी यहाँ पता चल रहा है, तो मेटल कौन, सिल्वर है। सिल्वर क्या है, हाई रिएक्टिव में आएगा, मीडियम में या बॉटम में, तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगा बॉटम में, ठीक है। जस्टिफाइड आंसर, तो सिल्वर है, इट इज लेस रिएक्टिव वाला मेटल, सो इट विल फॉल इन बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। और उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन द क्लोराइड सॉल्ट ऑफ मेटल X गोज टू एक्सपोजर। तो कौन सा रिएक्शन कर रहा है ये, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, सिल्वर प्लस क्लोरीन ना, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहा है। लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन, ये लाइट की प्रेजेंस में है, तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन लिखोगे तो ज्यादा सेफ रहेगा, और वही है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसका आंसर है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक मिनट, ओके। सो all in animals hormones can be secreted by one organ and can act on multiple organs। justify your statement by explaining the effect of, इसमें ना एक ही हार्मोन बहुत जबरदस्त हम बता सकते हैं, चाहे तुम ग्रोथ हार्मोन का बता दो, सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन जो है वो मिल पाता है एड्रेनलिन में, वही दिया है मार्किंग स्कीम में भी। तो एड्रेनलिन जो है तुमको पता है कि जब वो एक्टिवेट हो तो एनर्जी कंडीशन बना रहा होता है, तो उस टाइम पे हार्ट बीट तेज करना, स्वेटिंग तेज करना, ठीक है, ब्रीथिंग जो है वो बढ़ेगा, तो ये सारी चीजें क्या हो रही होती हैं जिससे कि एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो। तो डिफरेंट, एक ही जगह से सिक्रीट हुआ था एड्रिनल ग्लैंड से, पर इतने जगह और भी, इसके अलावा और भी जगहों पे वो एक्ट करता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। एक और आप बताओगे, मैंने ग्रोथ वाला बताया, मैंने एड्रेनलिन का बताया, इसके अलावा कोई और हार्मोन का आप कमेंट करके बताओगे। इवन इट कैन बी अ मेल और फीमेल हार्मोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन, और इसमें भी हो सकता है। इसके बाद उसके इफेक्ट्स आपको बताने हैं उसके बाद स्पेशली। ओके, नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन। इफ 2 pea plants हैविंग राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है, आर क्रॉस्ड, मतलब 2 प्लांट्स, ये कॉम्बिनेशन वाले को आपस में क्रॉस किया गया, ठीक है। आइडेंटिफाई द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द F1 जनरेशन निकालना है, तो ऐसे कर लो, तो ये हो गया कैपिटल R कैपिटल G और कैपिटल R स्मॉल g, और दूसरे वाले में भी क्या पॉसिबिलिटी निकल सकती है, कैपिटल R कैपिटल G कैपिटल R स्मॉल g, यही कॉम्बिनेशन निकल सकता है, यही पॉसिबिलिटी निकल सकती है। यहां पर देखो R R G G और यहां पर R R G G, ये कैपिटल R कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल R R स्मॉल g, ठीक है।
सो परसेंटेज बताना है, व्हाट परसेंट इन F1 जनरेशन गैमेट हैव बोथ राउंड एंड येलो सीड ट्रेट। तो यहाँ पर राउंड और येलो सीड के ट्रेट कहाँ कहाँ पर, देखो ट्रेट्स कहाँ कहाँ पर है, तो ये तुम देख सकते हो, येलो स्मॉल जी वाला ना, तो 3 में है, सो इट इज 75%। ठीक है, अगर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो राउंड और येलो सिर्फ 25% होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट विल बी ओनली 25%। इसमें आंसर में ना तुमको शायद 50% दिया हुआ है, बट राउंड और येलो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें 25% होगा। उसके बाद ऑफस्प्रिंग हैविंग सेम जीनोटाइप एज देयर पेरेंट, पेरेंट का जीनोटाइप देख लो और ऑफस्प्रिंग में कितने ऑफस्प्रिंग है जो सेम जीनोटाइप कैरी कर रहे हैं, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो 4 में से 2 हुआ, कितना हो गया 50%, सो दिस इज 50%। ये 25% वैसे ही है ना, 4 में से 1 है तो ओके। ऑफस्प्रिंग हैविंग सेम फिनोटाइप एज देयर पेरेंट, फिनोटाइप का मतलब क्या है, राउंड एंड ग्रीन ना, तो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं यहाँ पर, राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन, तो कितने हो गए टोटल, 4 में से 3 यानी 75% यहाँ पर सेम फिनोटाइप कंटेन कर। इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 2 मीडियाज P एंड Q आर दिस, तो P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एब्सोल्यूट और Q का भी दिया हुआ। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम P इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Q, तो अपने को पता है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सपोज P विद रिस्पेक्ट टू Q is speed of light in P by speed of light in Q, पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं, तो एब्सोल्यूट के टर्म्स में हम लिखते हैं, अच्छा इसमें पहले P विद Q में, एक मिनट ये उल्टा हो गया भाई, कहाँ गए, चलो यहां पर लिखते हैं। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 को लिखा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, बराबर, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट के टर्म में लिखा जाता है N2/N1, तो बस उसी को रिप्लेस करते जाओ। तो अगर अपना N PQ बोला है तो इट विल बी N, देखो पहले सेकंड वाला है तो पहले Q, फिर नीचे आएगा P और यहां पर आएगा N P/NQ। सो बेसिकली तुमको जो फॉर्मूला यूज करना है वो ये है, स्पीड था, तुमको फॉर्मूला यूज करना है NP/NQ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन Q बाय स्पीड ऑफ लाइट इन P, और इससे तुमको सॉल्व करके आंसर मिल रहा होगा। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फॉर द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम P टू Q is 0 डिग्री, then what will be the path of light? भाई 0 डिग्री है तो होना क्या चाहिए, चाहे मीडियम चेंज हो कुछ भी हो, अगर लाइट ऐसे स्ट्रेट ही आ रही है तो इट इज ऑफ कोर्स गोइंग स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद है कावेरी कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, तो भैया देखते हैं कावेरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। यस कावेरी बताओ क्या एक्सपेरिमेंट किया, बताओ बताओ। अरे Kaveri conducted an experiment to study the energy efficiency of different bulbs. ठीक है, she connected a bulb A having resistance of 100 ohm to 240 volt power supply in the laboratory. ठीक है, 100 ओम का ये वोल्ट लगा के, और एक बल्ब जो है उसका बेसिकली क्या कर रही है, वो अलग अलग बल्ब का ऐसे टेस्ट कर रही है। तो हाउ मच एनर्जी विल बी consumed by the bulb if it is kept on for 4 hours each day for a week। तो यहां पर और किलो जूल में आंसर बताना, तो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू हमको पता है पावर इनटू टाइम, तो पावर कितना है 100 वाट है, तो 100 इनटू टाइम कितना है, देखो 4 घंटा हर दिन और 7 दिन ऐसे एक वीक में पूरा ना, तो यानी 4 आवर्स इंटू 7 डेज। पर यहां पर भी क्या बोला है कि आंसर तुमको किलो जूल में निकालना है, तो पहले जूल में लिख लो, तो जूल में लिखने के लिए 4 आवर्स, इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा, तो 4 × 60 हो गया। ठीक है, तो अब जाके ये एनर्जी तुम्हारा जूल में आएगा, बराबर, अब जाके एनर्जी तुम्हारा जूल में आएगा। किलो जूल के लिए फिर डिवाइड बाय 1000 करोगे
तो वो एनर्जी तुम्हारा किलो जूल में आएगा। समझ में आया? ये है तुम्हारा पावर, दिस इज योर 4 घंटा 7 दिन, तो कितना घंटा हुआ वो पता चल गया, लेकिन इंटू 60 यानी सेकेंड्स में हमको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वैट सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट एसआई सिस्टम में हमको सेकेंड्स में करना पड़ेगा, तब जाके जूल में आएगा और फिर डिवाइड बाय 1000 से वो किलो जूल में आएगा, राइट। कावेरी कनेक्ट्स अनदर सिमिलर बल्ब बी, वैसा ही एक और बल्ब कनेक्ट करती है इन सीरीज विद ए एंड कनेक्ट्स द कॉम्बिनेशन टू द 240 वोल्ट सोर्स। तो अब क्या करती है कि 2 बल्ब लेती है ऐसे, ठीक है, 100 ओम वाले 2 बल्ब ले लेती है और अभी वही सेम सोर्स 240 वाले सोर्स से ही कनेक्ट करती है, ठीक है। विल देयर बी एनी चेंज इन ब्राइटनेस? ऑफ कोर्स ब्राइटनेस जो है सीरीज में लगाने से कम होता है, पर आपको पता है क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, पहले टोटल पावर निकाल लो, ठीक है। और टोटल पावर जो निकालोगे उससे एक दोनों का रेजिस्टेंस सेम है ना, तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो इसका पावर भी, जैसे अगर मान लो ये बल्ब ए है तो टोटल पावर अगर तुमने मान लो 400 निकाला, टोटल पावर अगर 400 निकल रहा है, फॉर्मूला इज पावर इज इक्वल टू, है ना, कौन सा, V और R का कॉम्बिनेशन है, V²/R, तो इस फॉर्मूला से टोटल पावर निकाल लोगे, ठीक है। R मतलब यहाँ 100 + 100 200 हो गया। सो एक बार जब टोटल पावर निकल गया, तो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल बल्ब है, एक का पावर क्या रहेगा, विल बी P/2, जो भी पावर आएगा उसका हाफ होगा। अब इसके पावर को जो हमने पिछला वाला सॉल्व किया होगा ना, जो यहाँ पे सॉल्व, यहाँ पे जो पावर होगा, अच्छा यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस यूज कर लिया, इसको तुमको पावर पहले कैलकुलेट कर लोगे, पावर इज इक्वल टू V²/R से पावर कैलकुलेट कर लोगे, फिर ये सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उस वाले पावर से इस वाले के पावर को कंपेयर करोगे ना, तुमको पता लग जाएगा कि वहां पर पावर ज्यादा था ए का, बल्ब ए का, यहाँ पर जब तुमने टोटल पावर डिवाइड बाय 2 किया एक बल्ब के लिए, तो ए का पावर विल बी लेस, सो दिस पावर इज लेस एज कंपेयर टू दैट पावर। इसके लिए इधर ब्राइटनेस सेकेंड केस में कम रहेगा, सीरीज में तुम और बल्ब ऐड करते जाओगे, ब्राइटनेस कम होता जाएगा, ठीक है। आगे देख लो, नेक्स्ट इज दिस, विजया कनेक्ट्स 3 bulbs PQR इन सीरीज विद अ बैटरी इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। एक में देख लो कैसे डायरेक्ट कनेक्ट किया है, और यहां पर देखो ये बीच में एक वायर कनेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर सवाल जो है ना बहुत आसान है, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द बल्ब Q नॉट टू ग्लो? तो यहां पर Q ग्लो क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी करंट यहां से निकलेगा, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधे वायर कनेक्टेड है, सारा करंट यहां से फ्लो हो जाएगा, एंड सिर्फ ये बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करेगा, दिस विल नॉट ग्लो बिकॉज ऑल दी करंट, है ना, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, द कंप्लीट करंट फ्लोइंग विल फ्लो थ्रू द कनेक्टिंग वायर जो L और M को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद 2 केसेस है ना, ये A और B का। तो यहाँ पर दूसरी चीज क्या पूछी है, 2 रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10/3 ओम, ठीक है। तो यानी कि जब हम 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो 10/3 आता है, और उन्हीं 2 को जो हम सीरीज में लगाते हैं तो फिर 15 आता है, यानी R1 R2 ले लो तो R1 + R2 जो है वो 15 आता है, और 1/R1 + 1/R2 इज इक्वल टू कितना आता है, 10/3, कॉम्बिनेशन 10/3 आता है, इज 1/10/3, ठीक है ना। आरपी की वैल्यू 10/3 है, तो 1/10/3, और उसके बाद अब इसको भी ये कर लो, सो R1 + R2/R1 R2 इज इक्वल टू, इसको लिख दो 3/10। अब क्या करो, अब इसको लिख दो R1 इज इक्वल टू 15 - R2, और इसको यहां ले आओ, R1 की जगह पे वैल्यू डालो, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और उससे तुमको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी होगी, आंसर कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है सेक्शन डी, ऑलमोस्ट एट द एंड, थोड़ा सवाल को ध्यान से देखना। अ कार्बन कंपाउंड P हैज 6 कार्बन एटम्स एंड 12 हाइड्रोजन एटम्स। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। सो 6 कार्बन एटम्स यानी C6 और H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। इज P अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड? तो फट से दिमाग में आता है CnH2n का फॉर्मेट है, CnH2n का फॉर्मेट है, तो हमको दिमाग में आ जाता है कि ये अल्कीन है। पर कई बच्चे ये नहीं सोचेंगे CnH2n जो है अल्कीन का भी होता है और
साइक्लोअल्केन का भी होता है। सही है, तो अल्कीन भी हो सकता है, साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, यानी कि अनसैचुरेटेड भी हो सकता है और सैचुरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सो इट कैन बी सैचुरेटेड, इट कैन बी अनसैचुरेटेड। जस्टिफाई और आंसर तो आप बता सकते हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ले लो ये ऐसे C6 वाला है ना, तो 3 हो गया, चौथा 5 6, बाकी हाइड्रोजन से फिल कर लो। ठीक है, ये हो गया आपका वो हेक्सीन, और उसके बाद फिर साइक्लोहेक्सेन बना लो, बाकी हाइड्रोजन H2H2। ठीक है, डिस्क्राइब द टेस्ट, डिस्क्राइब अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ द कंपाउंड P इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो कौन सा टेस्ट यहां पर इन दोनों को ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो? तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जहां पर कार्बन का परसेंटेज मतलब सैचुरेटेड रहेगा तो इट विल हैव मोर हाइड्रोजन कंपेयर टू कार्बन, और यहां पर मतलब कंपेयर टू कार्बन नहीं, कंपेरेटिवली आपस में सैचुरेटेड में हमेशा क्या रहता है कि थोड़ा सा सैचुरेटेड में थोड़ा सा कार्बन परसेंटेज कम रहता है, जिसकी वजह से उसको बर्न करोगे तो वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, सैचुरेटेड वाला। इट इज अ गुड फ्यूल। और जो अनसैचुरेटेड होते हैं अल्कीन अल्काइन कैटेगरी, वो येलो कलर का फ्लेम और सूथी काला काला धुआं जो है उसमें से निकलेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इट विल बी बर्न, एंड दोज विच बर्न विद दोज विच इज अनसैचुरेटेड विल बर्न विद येलो फ्लेम एंड सूथी येलो कलर फ्लेम, एंड सूथ विल बी कमिंग आउट, कार्बन सूथ कमिंग आउट। ठीक है, नेम द प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड ऑन बर्निंग कंपाउंड P इन एक्सेस ऑफ द एयर। तो क्या क्या फॉर्म होता है भाई, बर्न करोगे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो तो होगा ही। इसके बाद है कार्बन कंपाउंड P इज फाउंड, ऑप्शन में है इसका, फाउंड टू बी न्यूट्रल व्हेन टेस्टेड विथ रेड एंड ब्लू लिटमस। ठीक है, न्यूट्रल पाया गया है, कार्बन कंपाउंड है। अ गैस दैट इज दैट बर्न्स विथ पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a metal reacts with compound P। तो यहां पर भाई ये पता लग रहा है न्यूट्रल जब भी इस चैप्टर में आता है ना तो हमको अल्कोहल की याद आती है, और कौन सा अल्कोहल को अपने तेजी से पढ़ा है इस चैप्टर में, तो इट इज C2H5OH। ठीक है, और पॉप साउंड इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कौन से मेटल से रिएक्ट करता है चैप्टर में देखोगे तो ये एक्चुअली सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन दिया हुआ है इसके इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि रिएक्शन, उसके बहुत सारे रिएक्शन दिए हुए हैं, तो उसमें फिर C2H5ONA प्लस H2 गैस ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, द राइट द केमिकल रिएक्शन तो वो तो हमने लिख ही दिया। द कार्बन कंपाउंड P इज हीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड Q। तो अगर तुम H2SO4 में हीट करोगे H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इथेनॉल जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टी में दिया है ईथर फॉर्म करता है, इथीन फॉर्म करता है। ठीक है, वो जो इथेनॉल रहेगा वो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, इथीन फॉर्म करेगा। राइट द केमिकल इक्वेशन, तो वही लिख देना इथेनॉल, और यहाँ पे ऊपर एरो पे H2SO4 और सामने इथीन फॉर्म कर रहा है। डिस्क्राइब दी, एक मिनट, ओके, सो डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फ्लेम दैट Q प्रोड्यूसेस ऑन कंबशन। तो अगर हम Q को बर्न करेंगे, अगेन वो इथीन है, अल्कीन है, तो वो अनसैचुरेटेड है, तो वो कैसा फ्लेम बनाएगा, येलो कलर का सूथी फ्लेम बना रहा होगा। ठीक है, वॉट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन हीटिंग कंपाउंड P विथ इथेनोइक एसिड। इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर इज फॉर्म्ड। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन, तो बोला लिख देना तुमको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है जहां पर इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड गिविंग एस्टर। जिन्होंने चैप्टर पढ़ा नहीं है आपको उस टाइम पे आ जाएगा, नो वरीज, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने पढ़ लिया होगा सटीक सीरीज और बाकी सीरीज से। ठीक है, 35th है, अ सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेल्स इन एनिमल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स
having the ability to divide and differentiate into different cell types. This help in replacement of damaged organs. स्टेम सेल्स के बारे में अगर सुना हो तुमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि मतलब एक ऐसा सेल रहता है जिससे कि कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाए जा सकते हैं। स्टेम सेल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ना तो बता दिया है वैसे। नेम एंड एक्सप्लेन 2 methods of asexual reproduction that are similar to stem cells. asexual reproduction में ऐसा कुछ कहीं देखा है तुमने कि भाई एक सेल से या कुछ सेल्स से नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है सीधे सीधे, वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है। और स्पेशली मल्टी सेल होगा। तो यहाँ पर 2 बताने, तो जैसे यहाँ पर आपका हो गया रीजनरेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, ठीक है। तो स्पेशली फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, रीजनरेशन, क्या बोला है, एसेक्सुअल दैट आर सिमिलर टू द स्टेम सेल्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बडिंग हो गया, ओके। नेम एंड एक्सप्लेन, तो क्या क्या उसमें हो रहा होता है, फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, कैसे वो एक सेल डिवाइड होके और उसके बाद जब मतलब ब्रेक होता है, एक्सीडेंटली टूटता है या ब्रेक होता है, तो फिर वो जो ब्रेक हुआ है वो नए प्लांट में या नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है। बडिंग में एक आउटग्रोथ आती है, वो आउटग्रोथ जो है हाइड्रा में छोटा सा आउटग्रोथ आया, वो डेवलप होते होते नया हाइड्रा बन गया कुछ चीज़, ठीक है। तो वो बताना है यहाँ पर। आइडेंटिफाई 2 pairs ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स एंड फीमेल्स दैट आर फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। तो जैसे कि टेस्टिस के सामने ओवरीज है ना, मेल ऑर्गन, मेल सिस्टम, मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला और फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला और जर्म सेल्स प्रोड्यूस करने वाला रिस्पेक्टिवली। ऐसे एक पेयर नहीं बताना, ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर बताना है कि और एक कौन सा है। तो जैसे वैज डिफरेंस होता है जो स्पर्म को आगे की जर्नी में ले जाता है ना, और वैसे फैलोपियन ट्यूब होता है फीमेल बॉडी में जो स्पर्म को वहाँ से आगे ले जा रहा होता है, ठीक है। तो वैज डिफरेंस के सामने फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट टेस्टिस, पेनिस एंड वेजाइना, ठीक है, वो एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, तो वो भी लिख सकते हो। इसके बाद है सागर सॉ ब्यूटीफुल रोज एंड स्मेल्ड इट, ठीक है, खुशबू ली, गुलाब देखा, खुशबू लिया। एज ही सॉ स्मेलिंग इट ही हैपन टू टच अ थॉर्न एंड पुल हिज हैंड अवे। खुशबू लेते हुए इतना गुम हो गया कि वो कांटे में हाथ लग गया और फिर हाथ जो है वो पीछे खींच लिया, ठीक है। स्टेट 2 differences and similarities each in the way the nervous system perform the 2 actions. तो एक में क्या हुआ, सेंस जो है वो ब्रेन तक पहुंचा, ठीक है, और दूसरा वाले में सेंस ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन तक भी नहीं पहुंचा, सेंस आया स्पाइनल कॉर्ड ने वापस से, है ना, कांटा चुभा है ना, रिफ्लेक्स काम कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड काम करता है ना। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन, रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड एंड वापस से जो मोटर न्यूरॉन है एक्टेड, ओके। सो स्टेट 2 differences and similarities each of the nervous system perform the 2 actions. तो यहाँ पर जो 2 differences और 2 similarities बतानी है। तो similarities ये हैं कि भाई इसमें दोनों में एक एक सेंसेशन ही हुआ है ना, जैसे कि यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ने काम किया और इस वाले में थिग्मो रिसेप्टर इंडिकेटर, जो हमारे इंडिकेटर बोल रहा हूँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने काम किया और यहाँ पर थिग्मो रिसेप्टर्स ने काम किया, ठीक है। और दोनों के दोनों में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है उसने इनटेक किया इन्फॉर्मेशन का। तो ये 2 सिमिलैरिटीज हो गई। डिफरेंसेस में क्या है, डिफरेंसेस में कि एक रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में जाएगा, जो कांटा लगा था, कांटा लगा बोल रहा हूँ, कांटा चुभा था, ठीक है, और एक जो है वो वॉलंटरी एक्शंस के, नॉर्मल वॉलंटरी एक्शन के कैटेगरी में वो वाला आया, ओके। और इसके अलावा डिफरेंस में और क्या हो सकता है कि एक में ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंची और एक में ब्रेन तक, दूसरे वाले में ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको डिसाइड किया, ठीक है। आर ऑल वॉलंटरी एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस जस्टिफाइड। तो सारे वॉलंटरी एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होते, कुछ एग्जाम्पल सोचो, लिख दो। तो जैसे कि नहीं, ऑल इनवॉलंटरी, तो सारे इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी में जैसे हार्ट बीट है, इनवॉलंटरी एक्शन है, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्स एक्शन, वो तो बस है ना, ऐसे ही वॉमिटिंग हो गया, बॉडी बैलेंसिंग हो, देयर आर लॉट ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस दैट इज नॉट रिलेटेड टू द, है ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। इसके बाद सवेरा पास्ट बीम ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म एज शोन। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया एक दिखाया गया है, हमने पहले से करके रखा था ये वाला,
जबरदस्त सीरीज में किया था हमने इसको कॉम्पिटेंसी वाले में। ओके, तो यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, ये प्रिज्म, फिर यहाँ उल्टा प्रिज्म, डबल प्रिज्म इफेक्ट हो जाएगा, फिर तीसरा प्रिज्म वापस से ये 7 लाइट रिलीज करेगा ना। तो यहाँ से डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से रिकम्बाइन हो जाएगा, फिर यहाँ से कम है ना, यहाँ से कंबाइन हो जाएगा, फिर इधर से डिवाइड हो जाएगा। सही है। वॉट कलर विल द स्क्रीन विल बी सीन ऑन द स्क्रीन, कौन सा कलर दिखेगा? तो भाई 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर दिखेगा। ठीक है। कॉपी द डायग्राम अबव एंड ड्रॉ, यही जो मैंने दिखाया, पहले स्प्लिट हुआ, फिर कंबाइन हुआ, फिर स्प्लिट हुआ, वो दिखाना। नेम ऑल द प्रोसेस टेक इन प्लेस, तो यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है भाई? एक तो डिस्पर्जन तो हो ही रहा है, और दूसरा रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। तो रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन 2 प्रोसेस हो गए, बस लिख दो। इसके बाद है अगला क्या दिया हुआ है, रूपल सफर्स फ्रॉम मायोपिया। ठीक है। वेयर वुड द इमेज फॉर्म इन द आई, तो मायोपिया है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना से पहले, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना इमेज फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म हो गया मान लो। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ लेंस दैट इज जनरली यूज टू करेक्ट मायोपिया, कौन सा लेंस काम आता है मायोपिया? एम फॉर मायोपिया, एम फॉर माइनस, कॉनकेव लेंस काम आता है, याद होगा। ठीक है। और इसके बाद रूपल अंडरवेंट कैटरैक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद का सर्जरी हुआ, एंड हर आई लेंस वॉज रिप्लेस्ड विद आर्टिफिशियल लेंस। आई लेंस को हटाई दिया, आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया यार। अब फिक्स फोकल लेंथ है जिसका, मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, अच्छा, या फिर सिलिकॉन। State one likely visual disadvantage that Rupal is likely to experience as compared to the person who's having normal eyesight. तो भाई लेंस ही हटा दिया तो पावर ऑफ एकोमोडेशन विल बी लॉस्ट। ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ आई लेबल्ड इन द डायग्राम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो टू राइट द लेबलिंग एंड आंसर। ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या पार्ट्स बताने हैं आपको यहाँ पे। पहला है इट हेल्प्स इन चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए ये काम कर रहा होता है, यानी वो हो गया आर। क्या नाम होता है कमेंट में बताओ? सिलियरी मसल्स होता है ना। उसके बाद इट कॉजेस मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन जो है सबसे बाहरी हिस्सा करता है, ये हो गया आपका क्यू। ठीक है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई हो गया, ये पर्दे हो गए, क्या बोलते हैं उसको? वैसे यहाँ पर पी दिया हुआ तो मैं पी लिख देता हूँ। और लास्ट वाला है इट एक्ट्स एज स्क्रीन, स्क्रीन की तरह रेटिना एक्ट करता है, आपका हो गया एस। तो आर क्यू पी एस ही हो गया। इसके बाद आ गए हम सीधे सेक्शन ई पे, जहाँ पर आते हैं आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। 38, 30, 37, 38, 39 वाले क्वेश्चन देख लो। गिवन बिलो इज अ 4 कार्बन स्केलेटन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है कुछ। फिल दी हाइड्रोजन एटम नंबर बॉन्ड टू फॉर्म, तो टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हिसाब से आप कैसे दिखाओगे? तो बस ये तो दिखाया ही है, यहाँ पर हाइड्रोजन से पूरा करते जाओ, ये हो गया सैचुरेटेड, है ना, पूरी तरह से हाइड्रोजन फील्ड है, सब सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड दिखाने के लिए क्या करोगे? इसमें अनसैचुरेटेड दिखाने के लिए कहीं डबल या ट्रिपल डाल दो, तो यहाँ पे डबल डाल दिया, H2 हो गया, H3 हो गया, H3 हो गया, 4 बॉन्ड इसके हो गए ऑलरेडी, तो अनसैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड ही हो गया। इफ 4 कार्बन स्केलेटन इज ऑफ स्ट्रेट चेन अल्कीन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। तो यानी कि इफ 4 कार्बन स्केलेटन इज स्ट्रेट चेन अल्कीन, तो स्ट्रेट चेन अल्कीन में ऐसे हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड अंदर डाल दो, है ना, ऐसे हो सकता है। तो ये आपका एक ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया, उसका हाइड्रोजन दिखा दो कितना है सब में। ठीक है। सो ये हो गया। हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बाउंडेड टू एनी हाइड्रोजन एटम, तो यानी कि कितने कार्बन एटम्स में नॉट बी बाउंडेड। अच्छा, स्ट्रेट चेन अल्काइन बोला है, अल्काइन, तो अल्काइन मतलब ऐसे हो गया। अब सवाल इससे पूछा है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स में नॉट बी बाउंडेड टू एनी हाइड्रोजन एटम, तो यहां पर देखो तो ये भाई दिस इज बाउंडेड टू हाइड्रोजन एटम, यहां पर दिस इज नॉट बाउंडेड टू हाइड्रोजन एटम, फिर यहां पर आ जाएगा हाइड्रोजन एटम, यहां पर भी आ जाएगा।
सो इस वाले केस में देयर इज 1। अगर ऐसा है तो फिर देखो ये और ये कार्बन है जहां पर कोई भी हाइड्रोजन आइटम नहीं हो सकता, तो यानी यहां पर 2 है, तो आंसर जो है यहां पर लिखना होगा 1 और 2। अगर तुमने ये दोनों में से एक ही लिखा है तो तुमको मार्क्स कटेंगे, हाँ आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो डायग्राम आपने बनाया उसी के रिस्पेक्ट में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक में 1 है, दूसरे में 2 है, जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स दे आर नॉट अटैच टू हाइड्रोजन, एनी हाइड्रोजन। ठीक है, 38 क्वेश्चन देख लो। Ram and Asha were married couple where Ram had normal vision whereas Asha could not see some colors, color blindness है। ठीक है, they give birth to 5 children, 3 sons 2 daughters, 3 बेटे 2 बेटी। Of these all sons were colorblind while both daughters were normal। सारे बेटे जो है वो कलर ब्लाइंड थे, daughters were normal। Using a reason, अच्छा of these, हाँ ठीक है, using a reason to support your answer for each identify the trait of the color blindness in is recessive or dominant। अब देखो यहां पर आशा को कलर ब्लाइंडनेस है, तो मान लो ये राम है, ये आशा है, मेल फीमेल, तो दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज एक्स एक्स। तो मेल चाइल्ड कब होता है? मेल चाइल्ड ये होगा जब एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन होगा। फीमेल चाइल्ड कब होता है? जब एक्स और एक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब इनमें क्या हुआ है? इनमें ये देखा जा रहा है कि जो सन है, दिस इज सन ऑफ कोर्स, है ना, और ये डॉटर है। डॉटर में कलर ब्लाइंडनेस नहीं आया, सन में कलर ब्लाइंडनेस आया। इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है, और कलर ब्लाइंडनेस कहां पर था? कलर ब्लाइंडनेस था इनके पास, मतलब इनके एक्स में डिफेक्ट है, इनके पास तो इनका तो वाई आया है। ठीक है, तो यानी कि कलर ब्लाइंडनेस यहां से आया है, मतलब एक्स क्रोमोसोम से आया है। कलर ब्लाइंडनेस कहां से आया है? एक्स क्रोमोसोम से, मतलब कलर ब्लाइंडनेस एक्स क्रोमोसोम। इनको क्यों नहीं, इनको कलर ब्लाइंडनेस इनके थ्रू आया है ना, राइट। पर इनको क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद इनको वो वाला एक्स मिला है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। सही है। और ये भी हो सकता है कि मान लो इनको अगर सी वाला जाए भी तो इनके पास दूसरा एक्स है जो पापा से आया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरा जो डोमिनेंट है, मतलब नॉन कलर ब्लाइंड, वो वाला उनके अंदर असर दिख रहा है। ठीक है, आशा कलर ब्लाइंडनेस तब होगी जब क्या होने वाला है? दोनों एक्सी वाला कैरेक्टर होगा, तभी हो सकता है। पर फिलहाल तुम देखो तो यहां पर इस लॉजिक से यूजिंग द रीजन सपोर्ट योर आंसर, आइडेंटिफाई इफ द ट्रेट फॉर द कलर ब्लाइंडनेस इज रिसेसिव और डोमिनेंट। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो ट्रेट है, जो एक्स क्रोमोसोम वाला, वो क्या है? वो रिसेसिव है। वो यहां दिख रहा है ना, क्योंकि एक एक्स जो फादर से आया, उस एक्स ने अपना कैरेक्टर दिखाया और कलर ब्लाइंडनेस बेटी को होने नहीं दिया। ठीक है, अगर यहां भी एक्स सी होता, दोनों एक्स सी होते, तभी डिस्प्ले हो पाता, इसलिए गर्ल चाइल्ड में डिस्प्ले नहीं हुआ है, तो इट इज रिसेसिव। ठीक है, इसके बाद देखो सन में इसलिए हो पाया क्योंकि यहां पर एक्स सी, यहां पर दूसरा एक्स है था ही नहीं, ओनली वन एक्स दैट इज कमिंग फ्रॉम आशा, मतलब मदर। ठीक है, लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ऑफ कोर्स इट इज लिंक्ड टू द एक्स क्रोमोसोम, वो भी अपन ने देख लिया, रिसेसिव है और एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। इसके बाद बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन ए व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ राम एंड आशा, तो वो भी अपन ने लिख दिया। राम वाले में जीनोटाइप क्या है? इट इज एक्स वाई, और यहां पर क्या है? इट इज एक्स सी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कलर ब्लाइंड ट्रेट, ड्रॉ द प्यूनेट स्क्वायर टू शो द क्रॉस। तो आप दिखा सकते हो, अभी ये जो चीज प्यूनेट स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दो, एक्स सी ये आशा का हो गया, और एक्स वाई ये राम का हो गया, तो एक्स सी, और यहां पर एक्स सी वाई और एक्स सी वाई, बराबर। इसके बाद अगला दिया है, इफ वन ऑफ द सन गेट्स मैरिड टू अ गर्ल हु इज हेटेरोजाइगस फॉर कलर ब्लाइंड
कैरेक्टर कलर ब्लाइंड ट्रेट, तो मतलब एक गर्ल हेट्रोजाइगस कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस का है ऐसा, ठीक है। और वन ऑफ द सन जिनको कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब एक्स सी और वाई है ना, एक्स सी और वाई, अगर ये इनसे मैरी करते हैं तो क्या बताया है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द सन बीइंग कलर ब्लाइंड। सन बीइंग कलर ब्लाइंड का पॉसिबिलिटी क्या होगा, तो सन में तो यानी कि ये या तो इससे हो मिक्स होंगे या तो इससे मिक्स होंगे, ठीक है। तो सन बीइंग कलर ब्लाइंड का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा ना, या तो एक्स सी वाई होगा या तो एक्स वाई होगा, है ना, 50% पॉसिबिलिटी, ठीक है। शो द क्रॉस, इसके बाद 4 रेजिस्टर्स, अ वोल्ट मीटर एंड बैटरी कनेक्टेड टू सर्किट, इन सर्किट एज शोन, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, कर लो कैलकुलेशन, ये दोनों को मिला लो पहले, उसके बाद पहले पैरेलल हो गया, फिर ये सीरीज में इसके साथ में सॉल्व कर दोगे, फिर ये इसके साथ में सीरीज में सॉल्व कर दोगे, नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल द वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस दी R4 विल हैव, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा वो बता देना है, ठीक है। उसको भी सॉल्व ही करना है, तो पहले पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 + 15 इज 30 प्लस इनका कितना हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15, ठीक है, इंटू 2 30 हो गया डिनोमिनेटर, ये हो गया 3/30 इज 1/RP, RP की वैल्यू हो गई 30/3 दैट इज 10, ठीक है। तो ये हो गया 10, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस इज 30 + 10 इज 40 ओम, ठीक है, टोटल 40 हो गया। टोटल वोल्टेज यहाँ पर 20 है, तो V इज इक्वल टू IR हो गया, I इज इक्वल टू V/R हो गया, V इज 20, R इज 40, कैंसल हुआ, 2 1 जा 2 जा, सो 1/2 इज 0.5 एम्पियर का करंट है, सही है। फिफ्टीन + 15 इज 30 और वो आ गया अपना 10 आ गया, सो 0.5 एम्पियर का अपना यहाँ पर करंट हो गया V/R, ओके। नेट रेजिस्टेंस पूछा था, नेट रेजिस्टेंस आपका 40 हो गई है, तो आंसर 40 है, ठीक है। हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इन द, तो अगर ये 0.5 है ना, इधर तक 0.5, फिर ये डिवाइड होगा जो भी है, पर अगेन यहाँ पर तो 0.5 ही आएगा ना, तो करंट इज 0.5, द रेजिस्टेंस इज 15, तो इधर का V कितना हो जाएगा, IR होता है 0.5 × 15 का था 7.5 वोल्ट हो गया इधर का आंसर, राइट। और फाइनली जो ये आखिरी पार्ट दिया है इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय R1, तो बस R1 की तरफ का पावर निकाल लोगे, पावर इज इक्वल टू I² R होता है ना, तो यहाँ पर R 15 है और I जो है 0.5 है। फिर इफ R3 इज रिमूव्ड विल द नेट करंट इन द सर्किट इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम, जस्टिफाई आंसर। R3 को अगर निकाल दिया, इसको अगर निकाल देते हैं तो नेट करंट चेंज होगा ना, ऑफकोर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो नेट करंट विल ऑल्सो चेंज, राइट। तो इसी के साथ ये चीज होती है समाप्त। एंड किसी सवाल में अगर तुमको डाउट है तो वो हम कर लेंगे। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं उनको पढ़ना शुरू कर दो, जिनका हाफ ईयरली है पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं।